और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं, जहां वो 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। ये दौरा दोनों देशों के रणनीतिक और द्विपक्षीय रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। शिखर वार्ता के दौरान व्यापार, रक्षा, समुद्री सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई अहम विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। पुतिन की यह यात्रा बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत और रूस की साझेदारी को नई दिशा दे सकती है। वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति की ये यात्रा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को स्थापित करेगा। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। साथ ही व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, मीडिया, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और टिकाऊ बनाने, तकनीक व निवेश में साझेदारी को बढ़ाना है। भारत का दवाइयों, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान होगा। इसके साथ ही उर्वरक की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है। भारतीय और रूसी पक्ष नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर देंगे, जिसके तहत चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग पर चर्चा की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा यूक्रेन संघर्ष के बीच हो रही है और भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि युद्ध का समाधान मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। रूस ने भारत की भूमिका की हमेशा सराहना की है और कहा है कि मोदी सरकार शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सक्रिय है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति साल में एक बार शिखर बैठक करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक शिखर बैठक के लिए मॉस्को गए थे। रूस भारत का लंबे समय से साझेदार रहा है और वो नई दिल्ली की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज भारत पधार रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। करीब 2.5 दशक तक रूस की सत्ता पर पकड़, कभी केजीबी जासूस, कभी कड़ाई से फैसले लेने वाले राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन की कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी चर्चित। साधारण बचपन से लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर क्रेमलिन के सबसे ताकतवर नेता तक का सफर कैसे तय किया पुतिन ने, और क्यों भारत को उन्होंने हमेशा खास अहमियत भी दी है। आइए इस खास रिपोर्ट में समझते हैं पुतिन का सफर। एक शख्स जो करीब 25 साल से रूस की सत्ता पर काबिज है, वो है व्लादिमीर पुतिन। वे सत्ता में आने के पहले से सुर्खियों में रहे हैं। 7 अक्टूबर 1952 को जन्मे पुतिन का बचपन लेनिनग्राद के एक तंग सामुदायिक अपार्टमेंट में गुजरा। वे अपने बचपन को बेहद साधारण बताते हैं। जंग खत्म होने के बाद उनके पिता सेना से निकलकर एक फैक्ट्री में फोरमैन बन गए। वे मां मारिया को सौम्य और विनम्र महिला के रूप में याद करते हैं। मां परिवार को सादा खाना खिलाती थीं और रविवार को बेकिंग करके आमदनी बढ़ाती थीं। पुतिन ने बताया कि स्कूली दिनों में वे आम छात्रों के मुकाबले खुराफाती थे। फिर भी एक शिक्षक को उनमें ऊर्जा और अच्छे चरित्र की भारी संभावना दिखती थी। उसी जुनून में उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उनका सपना सोवियत संघ की मुख्य खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल होना था। उन्होंने पता किया कि केजीबी में कैसे शामिल हुआ जाए। उन्हें बताया गया कि इसके लिए पहले डिग्री हासिल करना होगा
उन्होंने ऐसा ही किया। 1985 तक वे पूर्वी जर्मनी में काम करते रहे, फिर वे लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। पुतिन ने 1983 में शादी की, उनकी 2 बेटियां हैं। सियासी जगत में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में विदेशी आर्थिक संबंध संभालने के साथ शुरुआत की। उनके सहकर्मी बताते हैं कि इसी दौरान वे कर्ज के मामलों को लेकर भारत के संपर्क में आए और भारतीय पकवानों के मुरीद बन गए। इसके बाद वे मास्को गए। यहाँ तेजी से उनकी तरक्की हुई। राजनीतिक अराजकता, चेचन्या में लड़ाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे रूस में पुतिन पहले संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख बने, फिर प्रधानमंत्री और फिर 31 दिसंबर 1999 को कार्यवाहक राष्ट्रपति। पुतिन ने 2000 और 2004 के चुनाव जीते। उनका वादा था सुव्यवस्था, पेंशन की मजबूत व्यवस्था और औद्योगिक विकास। कार्यकाल की सीमा खत्म होने की वजह से उन्हें 2008 में पद छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने अपना पद बदला और देश के प्रधानमंत्री बन गए। इस दौरान राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पुतिन फिर से 2012 और 2018 में राष्ट्रपति बने। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उनका जन समर्थन जोरदार तरीके से बढ़ा। 2020 में संवैधानिक बदलावों को मंजूरी मिली, जिससे उन्हें 6 साल के कार्यकालों के लिए 2 बार और चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। फिर आया फरवरी 2022, जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ खास सैनिक अभियान का ऐलान किया। रूस के आंतरिक सर्वेक्षण का दावा है कि पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों के बावजूद इस कदम को भारी समर्थन मिला। अपने पूरे कार्यकाल में पुतिन ने कुछ मुद्दों पर लगातार कड़ी मेहनत की। बड़ी सरकारी परियोजनाएं, सामाजिक समर्थन और लंबी अवधि के राष्ट्रीय योजनाओं के जरिए स्थिरता लाना। पूरे समय वे भारत को अहमियत देते रहे। उन्होंने एक बार कहा था कि रूसी नेता भारत के महत्व को कम करके आंकते रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में पहली भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रणनीतिक साझेदारी की थी। वो साझेदारी अब दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हो गई है। और 7 मंत्री जिनके साथ भारत आ रहे हैं पुतिन, उनके भी नाम आपके सामने रखना चाहेंगे। पुतिन के साथ आ रहे हैं रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलुसोव, कृषि मंत्री ओक्साना लूत, स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको। ये तमाम वो नाम है मंत्रियों के जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो पुतिन के साथ आ रहे हैं। साथ ही उनके साथ आ रहे हैं परिवहन मंत्री आंद्रेई निकितिन। ये मंत्रियों का आना ये भी दिखाता है कि किस तरीके से इन विभिन्न क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच में संभावनाएं प्रगाढ़ हैं, जिनको मूर्त रूप दिया जाएगा। और आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव भी इस डेलीगेशन का हिस्सा रहेंगे। साथ ही होंगे वित्त मंत्री एंटोन सिलवानोव और गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकालसेव भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। तो ये 7 मंत्री हैं जो पुतिन के साथ आ रहे हैं। रूसी डेलीगेशन में और भी लोग हैं, जिनमें रूस की सेंट्रल बैंक की गवर्नर एल्विरा नब्यूलिना, उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको। तो ये नाम भी आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही विस्तृत डेलीगेशन है जिसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, जिनमें उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको भी शामिल हैं। साथ ही कस्टम विभाग के अधिकारीगण भी साथ आ रहे हैं और जो रूस के वित्तीय निगरानी संस्थान है उनके प्रतिनिधि भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। और साथ ही सैन्य तकनीकी सहयोग विभाग के भी प्रमुख साथ आ रहे हैं। और जैसा हम जानते हैं रोसाटॉम जो वहां की परमाणु एजेंसी है वो, और साथ ही वेब आरएफ जैसी बड़ी कंपनियों के प्रमुख भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। और बिजनेस जगत से भी स्पेयर बैंक के प्रमुख भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और कई अन्य ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शीर्ष अधिकारी यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि व्यापार के क्षेत्र में भी कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो सकता है। और पुतिन के इस दौरे में ये जानना बताना हम चाहेंगे जरूर कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और नई दिल्ली में पूरी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। मतलब आगमन से लेकर प्रस्थान तक पूरी निगरानी चप्पे चप्पे पर की जा रही है। 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है और जो भी पूरा मार्ग है यात्रा का, वहां पे सुरक्षा भी कड़ी की गई है, लेकिन साथ ही साथ यातायात प्रबंधन में भी कड़ी निगरानी की जा रही है। और जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं और दिल्ली पुलिस है वो मुस्तैदी से इस सुरक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही ड्रोन रोधी प्रणाली का भी प्रयोग किया जा रहा है।
और बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा है जो बनाया गया है ताकि राष्ट्रपति पुतिन को सर्वोच्च सुरक्षा मिल सके। ड्रोन रोधी प्रणाली का प्रयोग किया ही जा रहा है, यानी तकनीकी रूप से भी निगरानी पूरी तरह से की जा रही है। तमाम एडवांस टेक्निकल उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जितने संवेदनशील संस्थान हैं वहां पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। स्वात की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं और आतंकवाद रोधी इकाइयां भी मुस्तैदी से तैनात की गई हैं। साथ ही स्नाइपर्स, QRT की टीमें भी तैनात हैं। राष्ट्रपति पुतिन की निजी सुरक्षा की भी टीम है जो उनके साथ ही आ रही है, वो भी पहले ही आ चुकी है और वो भी सक्रिय है। ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाले CCTV नेटवर्क को भी एक्टिवेट किया गया है ताकि हर चप्पे चप्पे पर नजर भी रहे, CCTVs की निगरानी भी रहे और मिनट दर मिनट कोऑर्डिनेशन की जा रही है। यानी एक तरीके से जो अधिकतम सतर्कता है उसी के निर्देश दिए गए हैं और उसी की तरह तमाम एजेंसीज इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी कर रही हैं। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति पुतिन जब पहुंच रहे हैं भारत, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से काम करिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन और साथ ही प्रभुदयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश जी ये जानना चाहेंगे, जैसे हमने बताया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, यानी कह सकते हैं भारत तैयार है राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए। देखिए, पुतिन और अगर अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के बारे में बात कर लें तो ये दोनों ही सुरक्षा के मामले में काफी इनके तंत्र इतने मजबूत होते हैं कि एक तरीके से कहें कि अपने साथ वो पूरी सेना को लेकर चलते हैं। इस तरीके की सुरक्षा होती है और पुतिन खास करके चूंकि वो उनका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड खुफिया एजेंसी का है, तो उनके साथ और भी ज्यादा उनको खुद भी इस मामले में महारत है कि कैसे सुरक्षा की जाती है। तो निश्चित तौर पे ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि पुतिन युद्ध के बीच में यहाँ आ रहे हैं, उनका चल रहा है यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है और उसमें यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन पूरी तरह यूक्रेन के साथ खड़ी है। अमेरिका भी यूक्रेन के साथ खड़ा है लेकिन मेडिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में उनका सुरक्षा जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है और ऐसे हाई रिस्क के बीच में वो भारत आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना प्रमुखता दे रहे हैं भारत को, अपनी भारत की यात्रा को। इस बीच में देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ ब्राजील में, वो ब्राजील नहीं गए। साउथ अफ्रीका में अभी G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, वो साउथ अफ्रीका नहीं गए, लेकिन वे भारत आ रहे हैं इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए। तो निश्चित तौर पे भारत को ये बहुत ही महत्व देते हैं और आगे आने वाले दिनों में इसका मतलब ये है कि जो भारत और रूस के बीच में जो संबंध है वो संबंध और भी नए क्षेत्रों में विकसित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जो ऑफिशियल जो है विदेश मंत्रालय के, उनका कहना है कि इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य जो है वो वाणिज्य और व्यापार पर फोकस होना है। मतलब भारत और रूस के बीच में जो रक्षा के संबंध है वो रक्षा के संबंधों को कंसोलिडेट करना, क्योंकि वो पहले से ही चले आ रहे संबंध है, उसको और ज्यादा मजबूत करना। दूसरा जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारे संबंध है उसको और ज्यादा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना, उसमें एक नए आयाम जोड़ने की बात चल रही है, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। जी अखिलेश, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर नजर है, जिनको लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन प्रभुदयाल जी, जैसा हम जानते ही हैं कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और इस वक्त सबकी नजर इस बात पर है कि जिस तरीके के वैश्विक समीकरण बने हुए हैं उसके मद्देनजर पुतिन का भारत आना क्या मायने रखता है? ये देखिए, मेरा भी ये मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य, जैसा आपने कहा, चुनौतीपूर्ण वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य और भारत पर बढ़ते पश्चिमी दबाव के बीच अपनी स्ट्रेटेजिक और स्पेशल पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। मेरे विचार में ये यात्रा दोनों देशों के बीच जो एनुअल समिट्स होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस साल की जो ये एनुअल समिट है और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तब हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों और बयानबाजी ने भारत को रूस के साथ अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। देखिए, पुतिन की यात्रा भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण कई वजहों से मानी जा रही है। एक तो ये कि हम वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंधों को संतुलित करना चाहते हैं। इसके अलावा दोनों लीडर्स जो हैं वो रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे बातचीत करेंगे, जिनमें यूक्रेन
कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन साहब को ये सलाह दी थी कि देखिए, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो बात मानते हैं वो जरूर पुतिन साहब के सामने रखेंगे, और साथ ही साथ ये बात देखी जाएगी कि किस तरह से हमारे दोनों देश कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनल बॉडीज में। लेकिन जैसे प्रभु दयाल UN जी, है। ये तो हम मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिन पर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन रक्षा सहयोग पे खास तौर पर बहुत विशेष नजर रहेगी। ऐसे में पुतिन के आने से ऐन पहले कल ही जिस तरीके से उनके संसद के निचले सदन ड्यूमा ने जो रक्षा सहयोग समझौते को स्वीकृति दी है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि ये एक बड़ा बदलाव दिखा रहा है दोनों देशों के रक्षा संबंधों को। उसे भी आप कैसे देखते हैं, जो सैन्य तैनाती की ओर भी इशारा करती है? जैसा आपने कहा कि पुतिन साहब की यात्रा के जस्ट पहले रशियन पार्लियामेंट ने एक एग्रीमेंट क्लियर किया है जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसको जी। रीलॉस एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये एक बड़ा मेजर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट है जिसके तहत ये देखा जाएगा कि किस तरह से प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश हो गए हैं कि दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं, वॉरशिप्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इनको किस तरह से भेजा जाए, बदलाव दिया जाए, और जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को किस तरह से तंदुरुस्त किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि एग्रीमेंट जो है, जो दोनों साइड के डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स को रेगुलेट करने की तरफ ये जोर देता है। और जो ये एस्टैब्लिश प्रोसीजर है, ये एक्सरसाइजेस के बीच में यूज होगा, और जब भी किसी तरह की जरूरत पड़ेगी, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट, किसी तरह से भी ये जरूरत पड़े दोनों देशों को एक दूसरे को अपने मिलिट्री सप्लाईज भेजने की, मिलिट्री शिप्स भेजने के लिए, एयरक्राफ्ट भेजने के लिए, तो तब ये काम आएगा। जी अखिलेश, हम जैसा बता रहे थे दर्शकों को कि 7 मंत्री साथ आ रहे हैं, एक भारी भरकम डेलीगेशन साथ आ रहा है, जो ये दिखाता है कि अलग अलग क्षेत्र में हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन आज और कल के कौन से वो बड़े कार्यक्रम हैं जिनमें हमें कुछ न्यूज पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही कुछ बड़े निर्णय भी सामने आएंगे? देखिए, आज की जो बात है, तो आज तो 6:30 बजे के करीब राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंचने के बाद उनका जो पहला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्राइवेट डिनर का, जो लोक कल्याण मार्ग में होगा, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। तो आज की ये दो प्रमुख बातें हैं जिनको कि लोग ध्यान में रखेंगे। हो सकता है वहां से कोई बयान निकले, हो सकता है वहां आगमन के बाद पुतिन एक कोई बयान दे। इस बात का हम सबको इंतजार रहेगा रिपोर्टर के रूप में। निश्चित तौर पे हम सारे लोग उस आसपास रहेंगे, लोक कल्याण मार्ग के आसपास भी और एयरपोर्ट के आसपास भी। कल जो महत्वपूर्ण है, कल जो प्रधानमंत्री का पुतिन का स्वागत किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में स्वागत का मतलब होता है जो तीनों सेना की सलामी और उससे संबंधित जो भी होता है वो सारा स्वागत की तैयारी होती है, जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां रहेंगे। उसके बाद उनको राजघाट जाना है, जहाँ की वो जाके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में एक बैठक है, जो कि शिखर वार्ता जिसे कह सकते हैं, जिसमें कि डेलीगेशन लेवल की चर्चा होगी, और उसके बाद कुछ हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। हालांकि ये समझौते अभी किन किन क्षेत्रों में हुए हैं इसकी तरफ कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि आजकल विदेश मंत्रालय का ये रहता है कि जब तक फाइनल ना हो जाए उसके बारे में विशेष जानकारी न दी जाए। लेकिन जो लगता है, जो मैंने संभावनाएं दिखती हैं, वो संभावनाएं ये है कि वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए हमारा जो ट्रेड डेफिसिट रूस से बहुत ज्यादा है। अगर $67 बिलियन का व्यापार है हमारा रूस के साथ, तो उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में भारत से एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ताकि रूस के साथ हमारा व्यापार संतुलन बने, और दूसरा कि रूस को जिन चीजों की जरूरतें हैं जो अन्य देशों से लेता है, वो भारत अगर उसे पूरा करता है तो ये जो है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होगा। एक विश्वास पर आधारित एक जो व्यापार है वह व्यापार स्थापित होगा, और इसके लिए लगता है कि रूस इसकी इच्छा रखता है, क्योंकि जिस तरीके का प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें कि कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर परिवहन से लेकर गृह से लेकर इन सारे मंत्री आ रहे हैं, और रोसाटेम जो कि एक परमाणु कार्यक्रम को चलाने वाला सबसे बड़ा वहां का सरकारी उपक्रम है,
और जो बात हम कह रहे हैं कि कुडम 2 से 3 पर भी बात हो रही है, और उसके अलावा छोटे न्यूक्लियर संयंत्र भी बनाने की बात है, तो एक महत्वपूर्ण चीजें वहां कल की शिखर बैठक के बाद समझौते के बिल्कुल, और उस शक्ल पर में नजर भी सबकी रहेगी। जी बिल्कुल, जी। प्रभुदयाल जी, हमने देखा है कि जैसे आने से पहले 2 और 3 तारीख को जो रशिया कॉलिंग इवेंट हो रहा था रशिया में, वहां पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात सामने रखी कि कैसे वो चीन और भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अखिलेश ने जो बात की ट्रेड डेफिसिट की, इसको लेकर भी उन्होंने इस बात को सामने रखा कि इस चिंता को भी दूर किया जाएगा। तो क्या संभावनाएं आप इस दिशा में देखते हैं कि भारत का ये कंसर्न, हालांकि हम 2030 के रोड मैप की बात करते हैं इकोनॉमिकली कि हम 100 बिलियन तक का व्यापार, 100 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का व्यापार करेंगे दोनों देश, ये ट्रेड डेफिसिट को लेकर ये भी क्या संकेत देता है कि रूस या मॉस्को दिल्ली की इस चिंता से भी अवगत है और इसमें आगे बढ़ना भी चाहता है कि दूर की जा सके? देखिए, रूस ये जानता है कि भारत बहुत चिंतित है इस विषय पे। मैं ये बताऊं कि पिछले साल 24-25 में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था वो 68.7 बिलियन डॉलर्स का था, लेकिन इंडिया से एक्सपोर्ट सिर्फ 4.9 बिलियन के थे और इंपोर्ट्स जो थे रशिया से वो लगभग 63.8 बिलियन थे। तो बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, भारत इसके बारे में चिंतित है और ये चिंता व्यक्त की गई है रूस के साथ बातचीत में। तो जरूर इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह से भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाए जाएं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मैरीटाइम प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से कैसे हमारे एक्सपोर्ट बढ़े ताकि ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो कुछ कम हो और जो हमारा उद्देश्य है बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाना 2030 तक, उसको पूरा करने में आसानी हो। क्योंकि जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे तो ये बायलैटरल ट्रेड टारगेट नहीं मीट हो सकता और हमारी चिंता बनी रहेगी कि कैसे हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करें। लेकिन प्रभुदयाल जी, जैसे हम ट्रेड की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जहां एक और भारत ईयू के साथ और यूएस के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है, ऐसे में एक विश्लेषकों के द्वारा एक ये भी संदेह जताया जा रहा है कि क्या इस दौरे का कोई प्रभाव इन पर पड़ सकता है? एक अपने अनुभव के आधार पर कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये जरूर कोशिश की जा रही है कि हमारा रूस के साथ कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो या यूरेशिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी हो, क्योंकि जब तक इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स का फ्रेमवर्क नहीं आउटलाइन होता है तो ट्रेड को बढ़ाने में दिक्कतें आती हैं। और हमारे दोनों देशों की ये कोशिशें हैं कि किस तरह से हम जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करें और बायलैटरल एक्सचेंजेस बढ़ाएं, किस तरह से हमारा कोऑपरेशन ट्रेड में बढ़े। देखिए, एक मुद्दे पे जो विचार हो रहा है कि वो करेंसी का, क्योंकि जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगते जा रहे हैं उससे रशिया के साथ ट्रेड करने में मुश्किलें आ रही हैं। तो अगर हम रूपी रूबल ट्रेड करने में सफल होते हैं या कोई थर्ड करेंसी की, जो थर्ड कंट्रीज की करेंसीज हैं उनको हम पाने में, उनमें ट्रेड करने में कुछ हम अगर तरक्की कर सकते हैं तो ये वेस्टर्न सैंक्शंस को हम पार कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि डिस्कशंस बहुत जोरों में है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए जो कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ होगा और उससे भी जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को काफी बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल, और रूस के ऊपर पश्चिमी देशों के सैंक्शंस लग रहे हैं और भारत का प्रगाढ़ मित्र है रूस। ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर संतुलन साधने के प्रयास को देखते हुए इसी के मद्देनजर भारत अपनी रणनीति को भी प्लान कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यह वक्त तो चला है एक ब्रेक का, देखते रहें मिड डे प्राइम।